अगर एज अ कंट्री मुझे इस्टेब्लिश होना है या बहुत मजबूत होकर निकलना है तो भले मेरा मिलिट्री बेस कुछ है या नहीं है वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि मेरा इकोनॉमिक जो बेस है या जो मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन है मेरी कंट्री की वो ज़्यादा मायने रखती है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है आपका पड़ोसी पाकिस्तान। इंडिया की लास्ट कोविड के बाद जो आपने रेस देखी, जो उछाल देखी इंडिया की, आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। क्यों? इकोनॉमिकली इंडिया की वैल्यू बढ़ गई है। चाइना ने इतने सारे स्टिमुलस अनाउंस कर दिए, उस हिसाब से तो हमारी करेंसी $92 हो जानी चाहिए थी। यूएस ने अपनी करेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए पहला और सबसे हैवी कदम जो रखा था, डिनोमिनेटेड इन अमेरिकन डॉलर्स। अमेरिका ने अपने को इतना पावरफुल इकोनॉमिकली बना लिया कि वो स्विफ्ट कोड जैसी कंपनी जो बेल्जियम में फॉर्म हुई थी उसको भी डोमिनेट कर रही है। रशिया जैसा इतना पावरफुल कंट्री भी जो है यूएस डॉलर्स की डोमिनेशन को ख़त्म नहीं कर पाया जो है। तो ये सऊदी अरेबिया आज से 50-60 साल पहले कुछ नहीं था और अब बहुत कुछ है। यूएस डॉलर का खेल तो यहाँ भी हुआ है, ज़बरदस्त हुआ। यूएस डॉलर ने जो है अपना पूरा डिफेंस सेटअप और आर्म्स का एक्सचेंज का सिस्टम एक्सचेंज किया। बदले में उन्होंने सऊदी से रिक्वेस्ट की कि आप कहीं भी तेल बेचे यूएस डॉलर्स की डिनोमिनेशन में तेज होगा, चाहे अमेरिकन कंपनीज को हो, नॉन अमेरिकन कंपनीज हो, बट ट्रेड सारा का सारा यूएस डॉलर्स में होना था जो है। ये पेट्रो डॉलर क्या है सर? कोई करेंसी नहीं है पेट्रो डॉलर। यूएस डॉलर्स पेड टू एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। सद्दाम हुसैन, क्योंकि ये डॉलर के लिए बागी था। सद्दाम जी ने डॉलर को रिप्लेस करके यूरो को लाने की कोशिश करी थी जो है। तो इससे पहले वो एक मास मूवमेंट बन जाता और सारी कंट्री शुरू कर देती। निप इन द बड मतलब ये बड़ा होता, उससे पहले इसको ख़त्म कर दिया गया। मानव सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे ज़रूरत हुई ट्रेड करने की, व्यापार करने की, क्योंकि मनुष्य की एक प्रकृति है कि उसको अपनी वस्तुओं के अलावा दूसरे की वस्तुएं भी चाहिए होती हैं। इसी क्रम में ट्रेड भी आगे बढ़ा और सबसे पुरानी पद्धति जो मनुष्यों द्वारा एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए प्रचलित थी वो था बार्टर सिस्टम। यानी मैं अपने टमाटर लेके जाऊंगा, दूसरा व्यक्ति मुझे अपने आलू दे देगा टमाटर के बदले। लेकिन ये सिस्टम जो था ये लॉन्ग टर्म के लिए या सस्टेनेबल सिस्टम नहीं था, क्योंकि अगर मैंने किसी के आलू या टमाटर ले भी लिए हैं तो कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएंगे, यानी कि एक्चुअल ट्रेड होने के कुछ टाइम बाद वो ट्रेड ख़त्म हो जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग चीज़ें आई। फिर लोगों ने धीरे धीरे मेटल का यूज करना स्टार्ट किया कि अगर हम कोई भी वस्तु लेते हैं या बेचते हैं तो बदले में मेटल लेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले लाड़िया ने, यानी कि जो आज का टर्की है, इन्होंने गोल्ड के सिक्के असाइन कर दिए। यानी कि अगर बोला जाए कि सबसे पहले सिक्के या करेंसी कहाँ से आई थी तो वो लाड़िया ने ही इंट्रोड्यूस की थी। फिर ये क्रम आगे बढ़ा, चाइना का समय आया और 1154 होते होते चाइना ने इस चीज़ को और भी आगे बढ़ा के आज के बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद रखी। जो बैंकिंग सिस्टम हम आज देखते हैं कहीं ना कहीं ये चाइना की ही देन है, क्योंकि चाइना ने एक बैंक वाला सिस्टम लाया और कहा कि अगर आप गोल्ड लेके आते हो तो हम आपको बैंक नोट इशू कर देंगे और ये बैंक नोट आप किसी भी दूसरे बैंक में ले जाके कैश करा सकते हो, इसके बदले गोल्ड ले सकते हो। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा सिस्टम चला। फिर कुछ समय बाद मार्को पोलो, एक यूरोपियन सैलानी या यात्री, जब चाइना गए तो उन्होंने ये सिस्टम देखा और उन्होंने जाके यूरोप में भी इस सिस्टम के बारे में बताया और वहाँ भी ये सिस्टम लागू हो गया। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सिस्टम गया, अदर अलग अलग कंट्रीज़ में ये सिस्टम गया, तो सबसे पहले इस चीज़ को फ़ायदा उठाया यूके ने, जिसको हम इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन ने ये जो बैंक नोट था इसका नाम दिया पाउंड स्टर्लिंग। यानी कि जो आज हम करेंसी देखते हैं, चाहे रुपया हो, चाहे डॉलर हो, पाउंड स्टर्लिंग हो, येन हो, तो इन सब में सबसे पुराना जो करेंसी निकल के आता है वो था पाउंड स्टर्लिंग, जो कि यूके ने बैंक नोट के रूप में दिया था। आज भी हम नोटों पे देखते हैं, वहाँ लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये क्या है कि ये जो 500 रुपये का बैंक नोट आपके पास में है, इतनी कीमत का गोल्ड कहीं और रिजर्व में रखा हुआ है। तो ये 19वीं सेंचुरी की बात है जब पाउंड स्टर्लिंग अपनी चरम सीमा पर था और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 60% जो ट्रेड होता था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। जैसे आज हमारी ग्लोबल करेंसी यूएस डॉलर है, 19वीं सेंचुरी तक ये ग्लोबल करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हुआ करती थी। फिर समय आगे बढ़ा
और 1913 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द वर्ल्ड वॉर वन, तो इस समय हालात इतने ख़राब हो गए कि जो यूनाइटेड किंगडम की टोटल जीडीपी थी उसका 25% तो इनके ऊपर केवल उधार था लोगों को चुकाने के लिए, और ये उधार चुकाने के लिए फिर इन्होंने पाउंड स्टर्लिंग दिए, सोना निकला इनके खजाने से, ये सभी चीज़ें हुई, और इस तरीके से इनका ये जो पाउंड स्टर्लिंग है ये कमज़ोर हो गया। और यहाँ सबसे पहला मौका मिला यूएस को अपने डॉलर को इस्टेब्लिश करने का। तो वर्ल्ड वॉर वन में जहाँ अलग अलग कंट्रीज़ लड़ाई करने के बाद या तो उनका जीडीपी ग्रोथ कम था, या उनके पास वेपन्स नहीं थे, या खाने के लिए भुखमरी भी उनके यहाँ थी, तो ऐसी कंट्रीज़ में यूएस ने फूड ग्रेन्स और वेपन्स भेजना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अलग अलग देशों ने पाउंड स्टर्लिंग लेना बंद कर दिया और बदले में यूएस डॉलर को जगह मिली इस्टेब्लिश हो जाने की। तो यूएस डॉलर का ये जो ग्लोबल ट्रेड में इतना इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय मल्होत्रा सर। संजय मल्होत्रा सर एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, लगभग 28 सालों से, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी प्रैक्टिस है। अलग अलग फाइनेंस मॉडल्स को, अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस को, एक्टिविटीज़ को ये बारीकी से देखते हुए आए हैं। तो सर वेरी वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। और सर सब आपके बारे में मैं एक चीज़ और अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि मेरे ही पब्लिकेशन से सर की 3 बुक भी पब्लिश हो चुकी हैं, बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए। और ये तीनों बुक्स इंडिया के बाहर मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छा सेल लेके आई हैं। तो मेरे लिए तो सर एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है कि मेरे पब्लिकेशन को इंडिया के बाहर भी इस्टेब्लिश करने में सर की बुक्स का काफ़ी हाथ रहता है। तो सर सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि यूएस डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग मतलब क्यों है, और भी इसके क्या एस्पेक्ट है? जो मतलब हल्का फुल्का मैंने बताया वो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा और डीप इसके बारे में रिसर्च जानना चाहता हूँ आपसे। यूएस डॉलर की वैल्यू जो है स्विस फ्रैंक या ब्रिटिश पाउंड से कम है, लेकिन यूएस इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा वैल्यू इस करेंसी की। क्यों? क्योंकि सब ग्लोबली वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी यूएस है। यूएस पूरी इकोनॉमीज को डोमिनेट कर रहा हो। कई कंट्रीज ने तो यूएस डॉलर को अपनी करेंसी मान लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम जिस पर ट्रेड होता है करेंसी का, वो यूएस डॉलर है। डिमांड सप्लाई का खेल है, अगेन इकोनॉमिक्स आ गई। तो यूएस डॉलर की डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड और इंटरनेशनल ट्रेड में। कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कई एशियन कंट्रीज़ हैं जो यूएस डॉलर को अपनी करेंसी के साथ लिंक कर चुके हैं। रादर इसको उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी यूएस डॉलर पर ही डिपेंड करती है। तो यूएस डॉलर इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि प्रोमिनेंट इकोनॉमी है वर्ल्ड की यूएसए, और सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी है। अगर एज अ कंट्री मुझे इस्टेब्लिश होना है या बहुत मजबूत होकर निकलना है, तो भले मेरा मिलिट्री बेस कुछ है या नहीं है, वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि मेरा इकोनॉमिक जो बेस है या जो मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन है मेरी कंट्री की, वो ज़्यादा मायने रखती है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है आपका पड़ोसी पाकिस्तान। हाँ, मिलिट्री में उनका जो बजट है एजुकेशन या इकोनॉमी से 10 टाइम्स ज़्यादा है। मिलिट्री वो इंडिया के मोरलेस बराबर ही अपना डिफेंस बजट बना के लाते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली इतने वीक हैं। यूएस इज़ एन एग्जांपल जो इकोनॉमिकली और डिफेंस वाइज दोनों बहुत तेज है। सेम विद जापान। तो आपको दोनों के लिए बजट एनहांस करना है, बट कंट्री तभी डेवलप करती है जब वो इकोनॉमिकली। आज इंडिया की लास्ट कोविड के बाद जो आपने रेस देखी, जो उछाल देखी इंडिया की, आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। क्यों? इकोनॉमिकली इंडिया की वैल्यू बढ़ गई है। आज भी आप जाएँ, आपके पासपोर्ट की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई है। आपकी रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कोविड के बाद सारी करेंसीज डेप्रिशिएट करी हैं। ठीक है, रुपये भी थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट करी है, बट कंपैरेटिवली कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन या पाकिस्तानी करेंसी का हाल देखें, खस्ता हालत में। हमारी करेंसी फिर भी जो हमने इन्फ्लेशन को कर्व किया है, और हमारी करेंसी जो है कंपैरेटिवली बेटर है एज़ कम्पेयर टू दी यूएस डॉलर। हाँ। तो सर जैसे आपने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई भी आपने बोल दिया यूएस डॉलर के लिए, और स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो करेंसी मतलब कभी भी स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब ये है कि उसके बैक में कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व है।
बिल्कुल है, बिल्कुल गोल्ड रिजर्व्स। अभी आपने देखा हमारी सरकार यूके से काफी सारे गोल्ड रिजर्व्स लेके आई है। हाँ आरबीआई जो है काफी सारे गोल्ड रिजर्व्स लास्ट 6 महीने से 2 बार ऐसा हुआ कि हम काफी सारा गोल्ड रिजर्व जो हमारा ही गिरवी रखा हुआ था वापस लेके हम आए हैं। तो कंट्री की आज भी अदरवाइज जिस हिसाब से इकोनॉमीज पूरी वर्ल्ड में जा रही हैं, FII आउटफ्लोज इंडिया से भी हो रहा है, चाइना ने इतने सारे स्टिमुलस अनाउंस कर दिए, उस हिसाब से तो हमारी करेंसी $92 हो जानी चाहिए थी, बट अभी हमने सस्टेन किया 83-84 पे। क्यों? हमारे गोल्ड रिजर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ। तो सर जैसे अभी हमने जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1913 से 47 तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, तो यहाँ ब्रिटेन वुड सिस्टम एक यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था 1944 में, अप्रोक्स वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत पहले या जस्ट ड्यूरिंग। तो सर ये सिस्टम थोड़ा सा आप बताएंगे सर लिसनर्स को कि ये क्या सिस्टम था, कि मतलब यूएस ने अपनी करेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए पहला और सबसे हैवी कदम जो रखा था? ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था जिसमें जो है सारी करेंसीज वर पेग टू द US डॉलर्स। सबको आपने जो है US डॉलर से कनेक्ट कर दिया था जो है, और सारी करेंसीज कन्वर्ट होके, जैसे पहले गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी हो रही थी, अब करेंसी अगेंस्ट US डॉलर्स। हाँ। यानी आपने सबको लिंक कर दिया US डॉलर्स के अगेंस्ट। हाँ। तो US ने अपना मोनोपोली बना ली एक तरह से। यानी कि अब तक जो काम में गोल्ड रख के रिजर्व में कर ले रहा था, अब वो उसके अगेंस्ट में US डॉलर। हाँ, मतलब अब मैं US डॉलर भी रख सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट कर दिया गोल्ड को जो US डॉलर से आप। हाँ, तो मतलब यहाँ फिर सारी करेंसीज पेग हो गई US डॉलर के अगेंस्ट। यानी आपको जो भी करेंसी मेजर करनी थी US डॉलर के टर्म में, वहां से डोमिनेशन स्टार्ट हो गया US डॉलर का। That was the first step for domination of the US dollars. तो सर ये तो एक हिसाब से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही। ऐसी कोई सर टेक्निकल स्ट्रेटजी भी है जिसके चलते US डॉलर और मजबूत, क्योंकि सर पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी आज की डेट में अगर देखा जाए तो बिना टेक्नोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो कुछ ऐसा टेक्निकल भी कदम लिया US ने जिसके वजह से US डॉलर को और मजबूती मिली? सबसे फेमस है स्विफ्ट कोड, जो आपका बेल्जियम कंपनी ने स्टार्ट किया था स्विफ्ट कोड। और विदाउट ए स्विफ्ट कोड कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन US डॉलर्स के डिनोमिनेशन में नहीं होता। जो कहीं भी आपको करेंसी भेजनी है वर्ल्ड में, जो है आज से 5 साल पहले तक स्विफ्ट कोड वॉज द ओनली सोर्स, सिर्फ इकलौता जरिया था जिससे आपको इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, कहीं भी पैसा भेजना हो, बेटा आपका अमेरिका पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, रिलेटिव्स को पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा मंगवाना है, स्विफ्ट कोड वॉज द ओनली ऑप्शन। स्विफ्ट कोड एक जरिया था जो है, जो आपको वेरीफाई करता था 2 बैंक्स को, जो है जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी होती है। तो स्विफ्ट कोड एक बेल्जियम सिस्टम था जिसको अमेरिका ने जो है टेक ओवर कर लिया, और अमेरिकन डॉलर ने डोमिनेट कर लिया अगेन, कि बिना स्विफ्ट कोड के कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको $1 लाख ट्रांसफ़र करना ऑस्ट्रेलिया में जो है, तो मेरे बैंक से चेक होगा जो है KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ताकि एंटी लॉन्ड्रिंग और गलत पैसा तो नहीं जा रहा जो है, वो सारा वेरीफाई कर लेता था स्विफ्ट। तो स्विफ्ट ने अपनी मोनोपोली बना ली जो है। अगेन टेक्निकल एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है। इंडिया में भी अभी एग्जांपल दूंगा, इंडिया में भी वो चीज़ आ चुकी है जो है, स्विफ्ट कोड का रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में भी आ गया, इंडिया में भी आ गया, आगे डिस्कस करेंगे जो है। बट हाँ, टेक्निकली कोई भी करेंसी ट्रांसफर करने के लिए, अभी ये रशिया को, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। मे बी रशिया को टेम्परली बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट देयर वर मेनी कंट्रीज, चाइना, इंडिया ने सपोर्ट किया रशिया को जो है। इंडिया ने तो ऑयल भी खरीदा जो है, और डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल खरीदा रशिया से। तो सर वो तो मोदी जी ने मौके पे चौका मारा, क्योंकि हमारे जस्ट बगल में चाइना है, और चाइना का युआन भी डॉलर के साथ ग्लोबल करेंसी बनने की रेस में है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये प्रेशर है चाइना का, दैट इज़ वाई उसने हमारी ये शरारत बर्दाश्त की नहीं। अमेरिका जैसी कंट्री अगर इनकी बात ना मानी जाए तो ये सैंक्शन लगाने में पीछे नहीं हटता। चाइना की दोस्ती तो रशिया से भी है, रशिया की तो चाइना से भी दोस्ती है, हमारे से भी दोस्ती है, दोनों से ही फ्रेंडशिप लेके चल रहा है। हाँ। जबकि इंडिया चाइना इकोनॉमिकली एट वॉर है। हाँ। आप देखिए जो है, रशिया चाइना जो है भी दोस्त हैं, रशिया इंडिया भी दोस्त हैं, अमेरिका इंडिया भी दोस्त है। आजकल वर्ल्ड फोरम में ऐसा हो गया है, आप सिर्फ मोदी जी को नहीं, इवन ऑस्ट्रेलियन और जापानीज को भी देखें, जो सब जगह ये हो गया है, प्लेटफॉर्म्स कॉमन हो गए हैं, लोग एक दूसरे के साथ बना के रखते हैं जो है। इजंट इट? अमेरिका इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली हेल्प करता रहता है। हाँ। इतना हमने तो डोजियर भी दे रखे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट स्टिल पाकिस्तान को अमेरिका हेल्प करता है जो है। तो ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है। और रशिया और यूक्रेन की वॉर, उसके बाद इजराइल हमास हो गया जो है, तो वहाँ भी आप देख लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आज भी स्विफ्ट कोड सबसे पावरफुल है। स्विफ्ट कोड आज भी अमेरिकन डॉलराइजेशन सबसे पॉसिबल है, और अमेरिका का डॉलर जो है हर करेंसी के मुकाबले जो है वैल्यूज की अप्रिशिएट ही कर रही है।
सर तो जैसे ये जो डॉलर है, हमने बोला अभी हम जो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ब्रिटेन वुड सिस्टम जब आया तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि आप करेंसी हर छाप लो करेंसी को आपने यूएस और यूएस हाँ डॉलर के साथ पैक कर दिया हाँ जो है, और आप बदले में अपने रिजर्व में यूएस डॉलर रख लो। यूएस डॉलर रख लो। तो सर कोई कंट्री सीधे जाके, जैसे अगर हम गोल्ड का देखें तो माइनिंग कहाँ होती है, वो ब्राजील या आपके क्यूबा में भी कहीं हाँ सोवियत संघ में होती है, आपके साउथ अफ्रीका में होती है। तो सभी कंट्रीज जाके वहाँ से गोल्ड ले लेना भाई, मतलब वो क्यों यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही क्यों उसको करेंसी छापने, मतलब गोल्ड ऐसा तो है नहीं, गोल्ड ऐसा तो है नहीं सिर्फ यूएस ही बना रहा है, और यूएस में तो फिर भी प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है गोल्ड। गोल्ड के लिए तो अफ्रीका और बट यूएस जो है इंटरनेशनली ट्रेड में जो है सबको डोमिनेट कर रहा है। अब साउथ अफ्रीका का सारा ट्रेड जो है दुबई के थ्रू होता है, लेकिन डिनोमिनेटेड किस में, यूएस डॉलर्स में। दुबई की करेंसी तो यूएस डॉलर नहीं है, ना अफ्रीका की करेंसी है, बट डिनोमिनेशन सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज दुबई में को एक प्लेटफॉर्म बना के किस में कर रही है, यूएस डॉलर्स। तो यूएस ने इकोनॉमिकली 2/3 ऑफ द प्लानट को जो है कब्जा कर लिया है। तो गोल्ड रिजर्व चाहकर भी जो है कंट्रीज नहीं कर सकती। रशिया जैसा इतना पावरफुल कंट्री भी जो है यूएस डॉलर्स की डोमिनेशन को ख़त्म नहीं कर पाया जो है। तो बाकी छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज कहाँ से कर पाएंगे। गोल्ड रिजर्व्स हैं, माइंस हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेंगी। बायर और सेलर भी तो चाहिए। बायर सेलर में 90% तो मार्केट यूएस के हाथ में ही है। हाँ तो सारे ट्रेडर्स तो यूएस के, अगर यूएस में नहीं भी हैं तो यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है। सर ये जो शब्द अभी आपने या एक कंट्री का नाम आपने बीच में बोला सऊदी अरेबिया, तो ये सऊदी अरेबिया आज से 50-60 साल पहले कुछ नहीं था और अब बहुत कुछ है। यूएस डॉलर का खेल तो यहाँ भी हुआ है, जबरदस्त हुआ। यूएस डॉलर ने जो है अपना पूरा डिफेंस सेटअप और आर्म्स का एक्सचेंज का सिस्टम एक्सचेंज किया। और बदले में उन्होंने सऊदी से रिक्वेस्ट की कि आप कहीं भी तेल बेचें यूएस डॉलर्स की डिनोमिनेशन में तेज होगा, चाहे अमेरिकन कंपनीज को हो, नॉन अमेरिकन कंपनीज हो, बट ट्रेड सारा का सारा यूएस डॉलर्स में होना था जो है। तो उन्होंने और अपना उन्होंने मिलिट्री बेस सेटअप कर दिया। सऊदी अरब को फ़ायदा ये हो गया कि सऊदी अरब के चारों तरफ जो है कंट्रीज ऐसी थी जो वॉलेंट कंट्रीज थी जो है, जो वॉर के सिचुएशन में जा सकती थी। और अमेरिका बीइंग अ फ्यूचरिस्टिक कंट्री, विजनरी कंट्री, उन्होंने इस देखते हुए अपना फ़ायदा देखा और अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर लिया, अपने आर्म्स डील्स कर ली जो है। और बदले में जो है ये शर्त रख दी सऊदी अरब के सामने कि सारे आप ऑयल की ट्रेडिंग जो करोगे यूएस डॉलर्स डिनोमिनेटेड होगा। और मॉडर्न उसमें जो है सऊदी अरब बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। हाँ, तो आज जो इकोनॉमी चल रही है इसका जो सबसे शानदार प्रोडक्ट है ऑयल, ये सिर्फ यूएस डॉलर में ही खरीदा जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूएस ऑयल ओनली इन यूएस डॉलर्स, हाँ, जिसकी वजह से जो है मोनोपोली अगेन बढ़ गई यूएस डॉलर्स की जो है। जबरदस्त मोनोपोली बना ली अमेरिका ने अपने उस एरिया में जो है। और अमेरिका का तो यही सेम हाल उन्होंने अफगानिस्तान में किया था जो है। अब अफगानिस्तान में भी देखिए जो है, तो अपनी मिलिट्री बेस बनाई, क्यों कहे थे वहाँ भी जो है गैस रिजर्व्स उनको दिख रहे थे। बलूचिस्तान एरिया, पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान का लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे खैबर के पास उनको वहाँ गैस के रिजर्व्स दिख रहे थे। तो वहाँ भी उन्होंने जो है अफगानिस्तान के साथ ये शर्तें रखी, वहाँ अपना डिफेंस स्टेशंस बनाए, और जब उनको मतलब निकल गया तो बाहर हो गए जो है। तो अमेरिका का तो सिस्टम यही है, वो हर कंट्री को इकोनॉमिकली डोमिनेट कर ले। तो वही आज चाइना कर रहा है, वही आज चाइना ने भी इकोनॉमिकली स्टार्ट कर दिया है जो है। इकोनॉमिक तरीके से लोग एरियाज और जैसे हमें तैवान इज बिकम अ हॉट टॉपिक, जिसको देखिए सेमीकंडक्टर तैवान के पास है। मोदी जी इंडिया में ला रहे हैं सेमीकंडक्टर, बट सेमीकंडक्टर की वजह से तैवान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चाइना हो, अमेरिका हो, सबकी नज़र, इंडिया की नज़र भी तैवान पे है। तो इतनी छोटी सी कंट्री की वैल्यू भी, बट इकोनॉमिकली वहाँ भी यूएस डॉलर डोमिनेट कर रहा है। एवरीवेयर यूएस डॉलर इज डोमिनेटिंग। सद्दाम हुसैन, क्योंकि ये डॉलर के लिए बागी था, तो वो थोड़ा उसकी कहानी बताएं कि सद्दाम जी ने डॉलर को रिप्लेस करके यूरो को लाने की कोशिश करी थी जो है। और उनके देखा देखी इराक, ईरान, मतलब यूरो को लाने की कोशिश की थी सर, या सब्स्टिट्यूट कर लिया था, मोरलेस सब्स्टिट्यूट कर लिया था। डॉलर के बदले यूरो में वो ऑयल, यूरो में ऑयल को ट्रेड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी उन्होंने जो है। उससे वही उनका एसेसिनेशन का रीजन भी बना जो है। उनको ये देखा देखी ओपेक कंट्रीज ने भी फॉलो करना सिस्टम शुरू कर दिया। इवन ईरान, इराक, वियतनाम, सारी कंट्रीज ने जो है यूएस डॉलर को सब्स्टिट्यूट करके यूरो से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी जो है ऑयल की जो है। तो वो यूएस को बर्दाश्त नहीं हुआ जो है। तो इससे पहले वो एक मास मूवमेंट बन जाता और सारी कंट्री शुरू कर देती। निप इन द बड, निप इन द बड मतलब ये बड़ा होता, उससे पहले इसको ख़त्म कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को ही रास्ते से हटा दिया गया। तो मतलब सद्दाम हुसैन का जो एसेसिनेशन हुआ, या जो भी आप समझें उसको, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, इस पर आप डिस्कस ना करें। बट हाँ,
इकोनॉमिक्स भी पॉलिटिक्स के साथ जाती है। आपने देख ही लिया, रशिया यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हमास हो, चाहे हमारे नेबर्स के साथ ही हो, हमने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया हुआ था। जब से मोदी जी ने बंद कर दिया है वो बौखलाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता जो है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से यूएस हैज़ बीन एबल टू डोमिनेट। यूएस का आपने जब शुरू में पूछा था मिलिट्री, तो मिलिट्री बेस तो उसने पूरे वर्ल्ड में ही फैलाया। हाँ। और मिलिट्री बेस के साथ साथ इकोनॉमिकली भी। तो सर मिलिट्री बेस भी उन्होंने ज़बरदस्ती थोड़ी बनाया, जिस कंट्री ने उनको बुलाया वो उधर चले गए। जिस कंट्री ने बुलाया, लेकिन उस कंट्री को चारा तो उन्होंने ही फेंका ना पहले। हाँ, कंट्री भी जो अपने से, सऊदी अरब ने जो अपने से तो यूएस को नहीं बुला लिया ना। कहीं ना कहीं उनको जो पहले बिजनेस डील्स के बारे में हाँ अट्रैक्टिवनेस दी कि भाई हाँ, हम आपका ऑयल जो है हमारी करेंसी में खरीद लेंगे, जो है बल्क में खरीद लेंगे। गिव एंड टेक है सर, जहाँ फायदा नहीं दिखेगा वहाँ कोई क्यों जाएगा। हर चीज़ का गिव एंड टेक ही है। तो वो सिंपल है, लेकिन यूएस ने जबरदस्ती किसी के यहाँ घुसा नहीं है, लाइक यूके, है ना। वो कॉलोनियल सिस्टम में नहीं रहा, जैसे यूके ने तो कॉलोनीज बना ली थी पूरे वर्ल्ड में, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे इंडिया हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, लेकिन हाँ इवन ऑस्ट्रेलिया हो, लोगों ने इनवाइट किया, वो गए, और फिर जब लोगों ने बोला आपका काम हो गया तो वो चले भी गए। वापस भी चले गए। अफगानिस्तान इज एन एग्जांपल, छोड़ के भी चले गए जो है। हाँ सर, ये तो ठीक है, सद्दाम हुसैन और इन सब की बात हो गई, लेकिन अगर कभी यूएस ने ऐसा बोल दिया कि जो मेरा डॉलर है और वो कभी मैं गोल्ड उसके बदले नहीं दूंगा, अब जिसके पास जो डॉलर है वो रखा रहे। निक्सन ने किया था, उनके राष्ट्रपति निक्सन ने ऐसा किया था जो है कि गोल्ड रिजर्व्स के बदले में डॉलर को बंद कर दिया था। वेज प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक स्टेप किया था। टेम्पररी स्टेप था, थोड़े दिन चला, उसके बाद वो हटा लिया गया। मतलब कि यूएस भी ऐसा कर सकता। यूएस ने किया, टेम्पररी मेजर था, वेज और प्राइस कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर था, उसको कर्व करने के लिए। यानी अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं, अगर अमेरिका चाहेगा तो अमेरिका ही कर सकता है सब कुछ। यहाँ भी अमेरिका का ही डोमिनेंसी है। मतलब अमेरिका चाह ले तो वो सच में भी बोल देगा कि नहीं दूंगा। अगर अमेरिका चाह सकता है तो अमेरिका कैन ओनली डू इट। करेक्ट। और सर आजकल एक चीज़ और बार बार सुनाई देती है कि पेट्रो डॉलर, ये पेट्रो डॉलर क्या है सर? कोई करेंसी नहीं है पेट्रो डॉलर। यूएस डॉलर्स पेड टू एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं आपकी, सारी गल्फ में एरिया में ही है, वहाँ जितनी भी ऑयल की ट्रेड हो रही है सारी यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है। अगेन अमेरिका ने अपना इकोनॉमिक इतना ज़बरदस्त डोमिनेंस बना दिया है कि सारी करेंसी जो ट्रेड हो रही है वो यूएस डॉलर्स में हो रही है। तो पेट्रो डॉलर एक वर्ड आ गया जो है, ट्रेड ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। सिंपल टर्म्स में उसको यही कहेंगे। मतलब डॉलर को ये और भी मजबूत बना रहे थे। यानी ओपेक कंट्रीज की जो भी रेवेन्यू आ रही है वो डॉलर्स के टर्म में आ रही है। हाँ। जो उनकी सेल और रेवेन्यू टर्नओवर हो रहा है, एवरीथिंग इन टर्म्स, उनके बैलेंस शीट में जो भी जा रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। और सर अब अगर बिल्कुल करंट का पूछ लिया जाए तो ट्रम्प पहले थे, अब फिर आ गए, अब इसका डॉलर पे या आगे वाली इकोनॉमी पे कैसे मतलब वो इसको मैनेज करेंगे सर? आपको क्या मतलब दिख क्या रहा है कि आगे डॉलर और मजबूत होगा कि दूसरी करेंसीज निकल के सामने आ जाए? जब से अभी तो उन्होंने राष्ट्रपति शपथ ली भी नहीं, जनवरी में लेंगे, बट आने के पहले से अब देखिए डॉलर के बहुत मजबूत होना शुरू हो गया है। डॉलराइजेशन जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत मजबूत होती जा रही है जो है। हमारा रुपये ही डिप्रिशिएट कर रहा है, 1 रुपये तो करीब डिफरेंस आ गया ट्रम्प साहब के विक्ट्री के बाद ही जो है। हाँ। पूरी वर्ल्ड करेंसीज हिली हुई है क्योंकि वो टैरिफ्स लगाने वाले हैं। ट्रम्प साहब इज गोइंग टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ टैरिफ्स। ही इज ए नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट लीडर है, अमेरिका के बारे में पहले सोचते हैं। हाँ। तो ऐसे इंसान जो है वो अमेरिका की ट्रेड को जो है में बहुत सारे, चाइना पे 60% टैरिफ लगने वाला है, इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज में 10% टैरिफ होगा। इंडिया को फिर भी वो एनकरेज करेंगे, इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। याराना है, बहुत कॉर्डियल रिलेशन है उनके जो है। वहाँ इंडिया में इंडियंस को, और अदर उनकी कैबिनेट में तो इंडियन भी अब अनाउंस भी हो गई हैं। तो बट यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जाएगा क्योंकि उनका मेन फोकस क्या रहेगा, इज ए नेशनलिस्ट। और जो आदमी नेशनलिस्ट होगा वो अपनी कंट्री के को पहले रखता है जो है। अब उन्होंने आते ही देखिए जो बांग्लादेश के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया, चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स अनाउंस कर दिए कि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स होंगे। इलॉन मस्क को वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो एनीवन हु इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के ग्रोथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कंसर्न है, वो चाहेंगे सब कुछ अमेरिका में ही बने। इवन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज जो अमेरिका में प्रेजेंट है वो चाहेंगी कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। वो बहुत सारी इंडियन कंपनीज है वो बंद नहीं होने वाली है, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, जो है उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। बट ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, जो अमेरिकन को एम्प्लॉयमेंट पहले दे, बाद में इंडियंस को दे। जो हमको डर है H-1B वीज़ा का, वो एक टेम्पररी मेजर है, मुझे लगता है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारे उनके राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री बहुत कॉर्डियल हैं। हाँ।
इंडियन हो सकता है 5 साल ट्रम्प साहब रहे तो 10% डॉलर रुपये भी चेंज हो जाए और 92 रुपये का पहुंच जाए। हाँ ये भी हो सकता है जो है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि डॉलर जितना स्ट्रांग होता जाएगा बाकी करेंसीज पे इफेक्ट आएगा, कंपैरेटिवली इंडियन रुपये पे कम आएगा। हाँ तो सर जैसे आपने बोला कि ट्रम्प जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं और वो यूएस फर्स्ट वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो क्या इस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमारा जो यूपीआई है वो सच में स्विफ्ट नेटवर्क का एक ऑल्टरनेट बन के निकल के आ जाए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, जो है बहुत फोरम से मुझसे पूछा गया है, कैन स्विफ्ट रिप्लेस सॉरी यूपीआई रिप्लेस स्विफ्ट? कर सकता है, टाइम लगेगा, डिपेंड करता है एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है यूपीआई की। यूपीआई इज ए एक्सीलेंट मेजर। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके यूपीआई को घर घर में पहुंचा दिया है। हाँ कोविड के बाद आप देख लीजिए, एक छोटे से छोटा सब्जी वाला से लेके ऑटो रिक्शा वाला भी पेटीएम और फोन पे यूज कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, यूपीआई की वजह से। और बिजनेसेस में भी अब लिमिट बढ़ गई है, 5 लाख की लिमिट कर दी है। हाँ। सरकार आगे चल के इसको और 10 लाख 20 लाख तक ले जाएगी। और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी गल्फ कंट्रीज में, आज ही प्रधानमंत्री हमारी यूएई में है और वहाँ पे जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है यूपीआई को। एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होती है? अगर हमारा यूपीआई एक्सेप्ट हो गया तो 100% यूपीआई कैन रिप्लेस, इट इज फास्टर, इट हैज अ बेटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देन स्विफ्ट। स्विफ्ट में 2 दिन लगते हैं पैसा ट्रांसफर होने में, यूपीआई में इमीडिएट ट्रांसफर है, इंस्टेंट ट्रांसफर है। पेपैल जैसी कंपनीज है अमेरिका में जो इंस्टेंट ट्रांसफर करती है, लेकिन बहुत फीस चार्ज करती है। आप $100 मंगवाओ अमेरिका से जो है तो $95 आपके अकाउंट में आएंगे, $5 कमीशन काट लेगी पेपैल। बहुत रईस कंपनी है, एलन मस्क भी पेपैल में पहले उन्हीं की फाउंडेड कंपनी है पेपैल जो है। लेकिन यूपीआई में इतना कमीशन नहीं है, रादर निल कमीशन है। छोटे लेवल पे तो कमीशन ही नहीं है, अभी तक तो कमीशन ला ही नहीं यूपीआई में जो है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में आ सकता है बट छोटा अमाउंट रहेगा। यूपीआई 100% रिप्लेस कर सकता है, टाइम लगेगा, एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अभी तो दुधमुहा बच्चा है यूपीआई स्विफ्ट के सामने। अंडरस्टूड है, वो हमें 78 साल पुरानी इकोनॉमी है। कहाँ आप कंपेयर कर रहे हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो नंबर 1 इकोनॉमी है वर्ल्ड की जो है। वी आर ठीक है, हम 5th पहुँच गए हैं बट कई जगह हम पीछे हैं आज। लेकिन यूपीआई में हम वो संभावनाएं तलाश सकते हैं कि बिल्कुल यूपीआई एज ए केस स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। यूएस ने उसको एज ए केस स्टडी पढ़ाया कि इंडिया में यूपीआई कैसे सक्सेसफुल हो गया। आज भी वहाँ बैंकिंग सिस्टम में चेक जमा करना हो तो हाथ से चेक लिख के करा जाता है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत सारे सिस्टम। आपको चेक बैंक गए कितना टाइम हो गया? बहुत ही लंबा समय, जरूरत नहीं हो गया जो आपको अब बैंक ड्राफ्ट बनाना है, सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो यूएस से ही आई, और ब्लॉकचेन इज नॉट सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन का यूज तो फाइनेंस में है। हमने जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ब्लॉकचेन को यूज करके जो है घर घर में ई कॉमर्स को पहुंचा दिया। तो इंडिया में यूपीआई कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ई कॉमर्स जितना बढ़ेगा यूपीआई का यूज उतना बढ़ेगा। तो अब सर अब हम इस डिस्कशन को इधर ही ख़त्म करते हैं और होपफुली जो लिसनर्स हैं उनको भी ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और नेक्स्ट अगर आप सर के साथ कोई भी डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं या मुझे डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं सर को अगेन बुला के और वो सभी क्वेश्चन पूछूं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ ये पॉडकास्ट सुना।